आज की कहानी है मुस्कान। आंटी, आप बार बार मुझे इस तरह क्यों घूर रही हैं? मेघा ने जब एक 45 साल की प्रौढ़ा को अपनी तरफ बार बार घूरते देखा तो उससे रहा न गया। उसने आगे बढ़कर पूछ ही लिया, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं बेटा, मैं तुम्हें घूर नहीं रही हूँ। बस मेरा ध्यान तुम्हारी मुस्कुराहट पर आकर रुक जाता है। तुम तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी दिखती हो। तुम्हारी तरह उसके भी हंसते हुए गालों पर गड्ढे पड़ते हैं। इतना कहकर सुनीता पीछे मुड़ी और अपने आंसुओं को पोंछती हुई मॉल से बाहर निकल गई। तेज कदमों से चलती हुई वह घर पहुंची और अपने कमरे में बेड पर लेटकर रोने लगी। उसके पति महेश ने उसे आवाज दी, क्या हुआ नीता? पर वह बोली नहीं। महेश उसके पास जाकर पलंग पर बैठ गया और सुनीता का सिर सहलाता रहा। चुप हो जाओ, कुछ तो बताओ, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, सुनीता भरे मन से इतना ही कह पाई और मुंह धोकर रसोई में नाश्ता बनाने के लिए चली गई। महेश को कुछ समझ में नहीं आया। वह सुनीता से बहुत प्यार करता है और उसकी जरा सी भी उदासी या परेशानी उसे विचलित कर देती है। वह उसे कभी दुखी नहीं देख सकता। वह प्यार से उसे नीता कहता है। वह उसके पीछे पीछे रसोई में चला गया और बोला, नीता देखो, अगर तुम ऐसे ही दुखी रहोगी तो मेरे लिए बैंक जाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ऐसा करता हूँ कि आज मैं बैंक में फ़ोन कर देता हूँ छुट्टी के लिए। आज हम दोनों पूरे दिन एक साथ रहेंगे। तुम तो जानती ही हो कि जब तुम्हारे होठों की मुस्कान चली जाती है तो मेरा भी मन कहीं नहीं लगता। मुस्कान तो कब की हमें छोड़कर चली गई है। सुनीता के इन शब्दों से महेश को पल भर में ही उसकी उदासी का कारण समझ में आ गया। आखिरकार जिंदगी के 20 साल दोनों ने एक साथ बिताए थे। इतना तो एक दूसरे को समझ ही सकते थे। उसे तो हम मरते दम तक नहीं भूल सकते। पर आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें उसकी याद आ गई? सुनीता ने मॉल में मिली लड़की के बारे में बताया। वह लड़की हमारी मुस्कान की उम्र की ही होगी, यही कोई 16-17 साल की। पर जब वह मुस्कुराती है तो एकदम मुस्कान की तरह ही दिखती है। वही कदकाठी, गोरा रंग। मैं तो बार बार चुपके चुपके उसे देख रही थी कि उसने मेरी चोरी पकड़ ली और पूछ लिया, आंटी आप ऐसा क्या देख रहे हैं? मैं कुछ कह नहीं पाई और घर वापस आ गई। सुनीता ने फिर कहा, चलो अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा खाना पैक कर देती हूँ, अब मैं ठीक हूँ। और वह रसोई में चली गई। महेश तैयार होकर बैंक चला गया। पर सुनीता को रह रहकर बेटी मुस्कान का ख्याल आता रहा। एक जवान बेटी की मौत का दर्द क्या होता है, यह कोई सुनीता व महेश से पूछे। मुस्कान खुद तो चली गई, इनसे इनके जीने का मकसद भी ले गई। 4 साल पहले उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को एक दुर्घटना में खो दिया था। हर समय उनके दिमाग में यही ख्याल आता था कि क्यों किसी ने मुस्कान की मदद नहीं की। अगर कोई समय रहते उसे अस्पताल ले गया होता तो शायद आज वह जिंदा होती। उस पल की कल्पना मात्र से सुनीता के रोंगटे खड़े हो गए और वह फफक कर रोने लगी। जी भरकर रो लेने के बाद सुनीता जब उठी तो अचानक उसे चक्कर आ गया और वह सोफे का सहारा लेकर बैठ गई। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी तो वह बेडरूम में जाकर पलंग पर ढेर हो गई और फिर उसे याद नहीं कि वह कब तक ऐसे ही पड़ी रही। दरवाजे की घंटी की आवाज़ से वह उठी और बामुश्किल दरवाजे पर पहुंची। महेश उसके लिए उसका मनपसंद चमेली के फूलों का गजरा लाया था। चमेली की खुशबू उसे बहुत अच्छी लगती थी, पर आज ऐसा नहीं था। आज उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। चाहकर भी वह उस गजरे को हाथों में ना ले पाई। जैसे ही महेश उसके बालों में गजरा लगाने के लिए आगे बढ़ा तो उसने उसे रोक दिया। प्लीज़ महेश, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम अभी तक सुबह वाली बात से परेशान हो? महेश ने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर अपने पास बैठा लिया। आज सुबह से ही कमजोरी महसूस कर रही हूँ और चाहकर भी उठ नहीं पा रही हूँ, सुनीता ने बताया। महेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे कुछ नहीं है, वह सुबह वाली बात ही तुम सोचे जा रही होगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुमने खाना भी नहीं खाया होगा। सुनीता चुपचाप अपने पैरों को देखती रही। अच्छा चलो, आज बाहर खाना खाते हैं। बहुत दिन हुए मैं अपनी बीवी को बाहर खाने पर नहीं लेकर गया। महेश सुनीता को उस उदासी से छुटकारा दिलाना चाहता था जो हर पल उसे डस रही थी।
उसके लिए शायद यह दुनिया की आखिरी चीज़ होगी जो वह देखना चाहेगा। सुनीता का उदास चेहरा। उसके तो दो जहान और सारी खुशियाँ सुनीता तक ही सिमट कर रह गई थी। मुस्कान के जाने के बाद दोनों तैयार होकर पास के होटल में खाना खाने चले गए। महेश ने उन सभी चीज़ों को मंगवाया जो सुनीता की मनपसंद थी, ताकि वह उदासी से बाहर आ सके। अरे बस करो, मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। जब महेश बैरे को ऑर्डर लिखा रहा था तो उसने बीच में ही कहकर रोक दिया। अरे तुम अकेले थोड़े ही ना खाओगी, मैं भी तो खाऊंगा। भैया तुम जाओ और फटाफट से सारी चीज़ें ले आओ। मैं अपनी बीवी को अब और उदास नहीं देख सकता। एक हल्की मुस्कान सुनीता के होठों पर फैल गई, यह सोचकर कि महेश उससे कितना प्यार करता है। अपने आप पर उसे गर्व भी हुआ, ऐसा प्यार करने वाला पति पाकर। खाना खाने के बाद सुनीता की तबीयत कुछ संभल गई। दोनों मनपसंद आइसक्रीम खाकर घर लौट आए। इतनी गहरी नींद में सोई सुनीता की सुबह देर से आंख खुली। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बादल घिरे हुए थे। फिर उसने पास लेटे महेश को देखा, वह चैन की नींद सो रहा था। एक रविवार को ही तो उसे उठने को जल्दी नहीं होती, बाकी दिन तो वह व्यस्त रहता है। फ्रेश होकर वह रसोई में चली गई चाय बनाने। जब तक चाय बनी, महेश उठकर बैठक में अखबार लेकर बैठ गया। रोज का उनका यही नियम होता था, एक साथ सुबह शाम की चाय, फिर अपने अपने काम की भागदौड़। बाहर बादल गरजने लगे और फिर पहले धीरे फिर तेज बारिश होने लगी। अचानक सुनीता को लगा कि कोई बाहर खड़ा है। उसने खिड़की में से झांका, एक लड़की खड़ी थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो देखा वह वही मॉल वाली लड़की थी। उसे दोबारा देखकर सुनीता बहुत खुश हुई। अरे बेटा, तुम आ जाओ, अंदर आ जाओ। नहीं आंटी, मैं यहीं ठीक हूँ, उसने डरते हुए कहा। वह कौन सा उसे जानती थी जो उसके घर के अंदर चली जाती। सुनीता ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अंदर ले आई। आंटी, आप यहाँ रहती हैं? मैं तो कई बार इधर से गुजरती हूँ, पर मैंने आपको नहीं देखा। हाँ बेटा, मैं ज़रा घर में ही व्यस्त रहती हूँ। आंटी, आई एम सॉरी, शायद मैंने आपका दिल दुखाया, मेघा ने कहा। महेश एक पल को मेघा को देखकर हतप्रभ रह गया। उसे अंदाज़ा लगाते देर नहीं लगी कि वह मॉल वाली लड़की ही है। आओ बेटा बैठो, हमारे साथ चाय पियो। उसने घबराते हुए महेश से नमस्ते की और बोली, अंकल मैं चाय नहीं पीती। मुस्कान भी चाय नहीं पीती थी, बस कॉफ़ी की शौकीन थी। आजकल के बच्चे कॉफ़ी ही पसंद करते हैं। ऐसा बोलकर सुनीता रसोई में चली गई। मेघा भी उसके पीछे पीछे रसोई में चली गई। तुम्हारा घर पास में ही है शायद? सुनीता ने पूछा। हाँ आंटी, अगली गली में सीधे हाथ को मुड़ते ही जो तीसरा छोटा सा घर है वही मेरा है, मेघा ने बताया। अच्छा, वह नरेश शर्मा के साथ वाला? महेश ने पूछा। जी हाँ वही। मैं रोज़ यहाँ से अपने कॉलेज जाती हूँ। आज रविवार है, सो अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। बारिश तेज़ हो गई इसलिए यहीं पर रुक गई। कोई बात नहीं बेटा, यह भी तुम्हारा ही घर है। जब मन करे आ जाया करना, तुम्हारी आंटी को अच्छा लगेगा, महेश ने कहा। जब से मुस्कान गई है तब से इसने अपने आप को इस घर में बंद कर लिया है, बाहर ही नहीं निकलती। मेरा नहीं मन करता किसी से भी बात करने का, जब से मुस्कान गई है। इतना बोलते ही सुनीता की रुलाई छूट गई तो मेघा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आंटी, यह मुस्कान कौन है? मुस्कान हमारी बेटी थी जिसे 4 साल पहले हमने एक एक्सीडेंट में खो दिया। मेघा ने देखा सुनीता आंटी लाख कोशिश करे अपना दुख छिपाने की, पर फिर भी उदासी उन पर, अंकल पर और पूरे घर पर पसरी हुई थी। इस बीच महेश बोले, हौसला रखो नीता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस मुस्कान का इतना ही साथ था हमारे साथ। इधर मेघा ने अब जिज्ञासा जाहिर की। आंटी, आप मुझे विस्तार से बताइए, क्या हुआ था? बेटा, हमारी शादी के 3 साल बाद मुस्कान हमारे घर आई तो हमें ऐसा लगा कि एक नन्ही परी ने जन्म लिया है। हमारे घर में उसकी मुस्कुराहट हूबहू तुम्हारे जैसी थी। ऐसे ही गालों में गड्ढे पड़ते थे। ओह, तो इसलिए उस दिन आप मुझे मॉल में बार बार मुड़कर देख रही थी। हाँ बेटा, अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई। अब तो तुम नाराज नहीं होना अपनी आंटी से, महेश ने कहा। नहीं अंकल, वह तो मैं कब का भूल गई। खुश रहो बेटा, कहते हुए महेश चाय पीने लगे। सुनीता ने मेघा को बताना जारी रखा। मुस्कान को बारिश में घूमना बहुत पसंद था। हमारे लाड प्यार ने
उसे जिद्दी बना दिया था। इकलौती संतान होने से वह भी अपनी जायज़ नाजायज़ बातें मनवा लेती थी। जब उसने 10वीं की परीक्षा पास की तो स्कूटी लेने की ज़िद की। हमने बहुत मना किया कि तुम अभी 15 साल की हो, 18 की होने पर ले लेना, पर वह नहीं मानी। खाना पीना हंसना बोलना सब छोड़ दिया। हमें उसकी ज़िद के आगे झुकना पड़ा और हमने उसे स्कूटी ले दी। मैंने उससे ताकीद की कि वह स्कूटी यहीं आसपास चलाएगी, दूर नहीं जाएगी। इसी शर्त पर मैंने उसे स्कूटी की चाबी दी। वह मान गई और हमसे लिपट गई। उस दिन वह जिद करके स्कूटी से अपनी सहेली के घर चली गई। हम उसका इंतज़ार कर रहे थे। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। 2 घंटे बीत गए, तब सिटी हॉस्पिटल से फ़ोन आया। जी, हमें आपका नंबर एक लड़की के मोबाइल से मिला है। आप कृपया करके जल्द सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाएं। डर और घबराहट के चलते मेरे पैर जड़ हो गए। हम दोनों बदहवास से वहां पहुंचे। देखा हमारी मुस्कान पलंग पर लेटी हुई थी, ऑक्सीजन लगी हुई थी, सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी और साथ वाले पलंग पर उसकी सहेली बेहोश थी। जब उसे होश आया तो उसने बताया, हम दोनों बारिश में स्कूटी पर दूर निकल गईं। पास से एक गाड़ी ने बड़ी तेजी से ओवरटेक किया, जिससे हमें कच्चे रास्ते पर उतरना पड़ा और उस गीली मिट्टी में स्कूटी फिसल गई। हम दोनों गिरे और बेहोश हो गए। उसके बाद हम यहाँ कैसे पहुँचे नहीं मालूम। इसी बीच डॉक्टर आ गए। उन्होंने मुझे और महेश को बताया कि सिर पर चोट लगने से बहुत खून बह गया है। हमने सर्जरी तो कर दी है, पर फिर भी अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी 48 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर हम रोने लगे। ये भी परेशान हो गए। पल भर में हमारी दुनिया ही बदल गई। नर्स ने कहा, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तकरीबन 2 घंटे बाद मुस्कान को होश आया। बोलते बोलते सुनीता का गला रूंध आया तो वह चुप हो गई। फिर क्या हुआ अंकल, प्लीज़ आप बताइए, मेघा ने डरते हुए पूछा। महेश के चेहरे पर अवसाद की गहरी परत छा गई थी तो सुनीता ने कहा, जब वह होश में आई तो उससे कुछ कहा ही नहीं गया, बस अपने हाथ जोड़ दिए और हमेशा के लिए शांत हो गई। और फिर सुनीता फूट फूट कर रोने लगी। उनका रुदन देखकर मेघा की भी रुलाई छूट गई। उसे समझ नहीं आया कि वह उनसे क्या कहे। उसने सुनीता और महेश का हाथ अपने हाथों में लेकर बस इतना ही कहा, मुझे अपनी मुस्कान ही समझिए और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मुस्कान बनने की। उन दोनों के मुंह से बस इतना ही निकला, खुश रहो बेटा। बाहर बारिश थम चुकी थी और अंदर तूफान गुजर चुका था। मेघा वापस आने का वादा करके वहां से चली गई। उससे बातें करके दोनों बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। दोनों रविवार का दिन अनाथ आश्रम में गरीब बच्चों के साथ बिताते थे। दोनों कपड़े बदलकर वहां चले गए। मेघा जब भी कॉलेज जाती तो अक्सर सुनीता और महेश को बाहर लॉन में बैठा देखती तो कभी हाथ हिलाती, कभी वक्त होता तो मिलने भी चली आती। वक्त गुजरने लगा। मेघा के आने से सुनीता अपनी सेहत को बिल्कुल नज़रअंदाज करने लगी। यदा कदा उसे चक्कर आते थे। कई बार आंखों के आगे धुंधला भी नजर आता तो वह सब उम्र का तकाजा समझकर टाल जाती। इंतज़ार करते करते 10 दिन हो गए पर मेघा नहीं आई। ना ही वह कॉलेज जाती नजर आई। दोनों को उसकी चिंता हुई और जब दोनों से नहीं रहा गया तो वे एक दिन उसके घर पहुंच गए। दरवाजे की घंटी बजाई तो एक 49-50 साल की अधेड़ महिला ने दरवाज़ा खोला। कहिए, क्या मेघा यहीं रहती है? महेश ने पूछा। जी हाँ, आप सुनीता और महेश जी हैं? सुनीता ने उत्सुकता से जवाब दिया। हाँ, मैं सुनीता हूँ और ये मेरे पति महेश हैं। आप अंदर आइए प्लीज़, बोलकर सुगंधा उन्हें कमरे में ले आई। पूरा घर 2 कमरों में सिमटा था, एक बेडरूम और एक बैठक, बाहर छोटी सी रसोई और स्नान घर। मेघा यहाँ अपनी माँ सुगंधा के साथ अकेली रहती थी। उसके पिताजी जब वह बहुत छोटी थी तब ही संसार से जा चुके थे। सुगंधा एक स्कूल में अध्यापिका थी जिससे उनका घर का गुजारा चलता था। मेघा कहाँ है? बहुत दिन हुए वह घर नहीं आई तो हमें चिंता हुई। हम उससे मिलने आ गए। सुनीता ने चिंता व्यक्त की। वह दवा लेने गई है, सुगंधा ने कहा। आपको क्या हुआ बहन जी? महेश ने पूछा। सुगंधा उदास हो गई। मेरी दवा नहीं भाई साहब, वह अपनी दवा लेने गई है। उसे क्या हुआ? दोनों ने आश्चर्य से पूछा।
2-3 साल पहले की बात है। इसे बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता था। डॉक्टर दवा दे देते तो ठीक हो जाता, पर बाद में फिर हो जाता। पिछले 10 दिनों से इन्फेक्शन के साथ बुखार भी है। पैरों में सूजन भी आ गई है। मैंने बहुत मना किया, पर फिर भी जिद करके दवा लेने चली गई। अभी आ जाएगी। डॉक्टर ने क्या कहा? सुनीता ने पूछा। डॉक्टर को डर है कहीं किडनी फेलियर का केस ना हो, कहकर वे रोने लगी। सुनीता ने उठकर उन्हें गले से लगा लिया और सांत्वना देते हुए कहा, सुगंधा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सुनीता जी, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए हैं, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, सुगंधा ने बताया। इतने में मेघा आ गई। उसकी मुस्कान होठों से गायब हो चुकी थी, रंग पीला पड़ गया था। आंखों के आसपास सूजन आ गई थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी। सुनीता और महेश उसे देखकर सन्न रह गए। वे वहां ज्यादा देर बैठ न सके। चलते समय महेश ने मेघा के सिर पर हाथ रखा और सुगंधा से कहा, बहन जी, कल हम आपके साथ रिपोर्ट लेने चलेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों अपने घर लौट आए। घर आकर सुनीता सोफे पर ऐसी ढेर हुई कि काफी देर तक हिली ही नहीं। जब महेश ने उससे अंदर जाकर आराम करने को कहा तो वह अपने आप को चलने में ही असमर्थ पा रही थी। महेश उसे सहारा देकर अंदर ले गया। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन दोनों सुगंधा के साथ अस्पताल चले गए। उन पर पहाड़ टूट गया जब डॉक्टर ने बताया यह केस किडनी फेलियर का है। अब मेघा को डायलिसिस पर रहना होगा जब तक डोनर किडनी नहीं मिल जाती। सुगंधा तो बेहोश होकर गिर ही जाती अगर महेश ने उसे सहारा न दिया होता। उसने उसे कुर्सी पर बैठाया और पानी पिलाया। हिम्मत रखिए सुगंधा जी, अगर आप ऐसे टूट जाएंगी तो मेघा को कौन संभालेगा? हम जल्दी ही मेघा के लिए डोनर ढूंढ लेंगे, आप चिंता न करें। मेघा की बीमारी से दोनों परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सुनीता तो अब ज्यादातर बीमार ही रहने लगी और अचानक एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ी। महेश अभी बैंक जाने के लिए तैयार ही हो रहा था कि धम की आवाज से रसोई में भागा तो देखा सुनीता नीचे फर्श पर बेहोश पड़ी है। उसके हाथ पैर फूलने लगे, पर फिर हिम्मत करके उसने एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाया। इमरजेंसी में उसे भर्ती किया गया और सारे टेस्ट किए गए, पर कुछ हासिल न हो सका। सुनीता हमेशा के लिए चली गई। डॉक्टर ने जब कहा यह केस ब्रेन डेड का है, हम उन्हें बचा ना पाए, तो महेश धम से कुर्सी पर गिर गया और सुनीता का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। पता नहीं वह कितनी देर वहीं पर उस हाल में बैठा रहा कि अचानक वह फुर्ती से उठा और डॉक्टर के पास जाकर बोला, डॉक्टर साहब, मैं सुनीता के ऑर्गन डोनेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुनीता की किडनी मेघा को लगा दी जाए। डॉक्टर ने फटाफट सारे टेस्ट करवाए और सुगंधा व मेघा को अस्पताल में बुला लिया। संयोग ऐसा था कि सुनीता की किडनी ठीक थी और वह मेघा के लिए हर लिहाज से ठीक बैठती थी। खून और टिश्यू सब मिल गए। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कामयाब रहा। बस कुछ दिन मेघा को यहाँ अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और फिर वह घर जाकर अपनी ज़िंदगी सामान्य ढंग से जिएगी। सुगंधा ने आगे बढ़कर महेश के पांव पकड़ लिए और रोने लगी। महेश ने उन्हें उठाते हुए कहा, सुगंधा जी, आप रोइए नहीं, बस मेघा का ख्याल रखिए। घर आकर सब क्रियाक्रम हो गया। बारी बारी से लोग आते रहे, अफसोस प्रकट करके जाते रहे। अंत में महेश अकेला रह गया सुनीता की यादों के साथ। उसने उठकर सुनीता की फोटो पर हार चढ़ाया, अपने चश्मे को उतारकर अपनी आंखों को साफ करते हुए बोला, देखो नीता, हमारी मुस्कान को तो मैं बचा नहीं पाया, पर इस मुस्कान को तुमने बचा लिया। जैसे ही महेश पलटा तो उसने देखा कि उसके पीछे मेघा खड़ी थी और उसी डिम्पल वाली मुस्कान के साथ, जैसे कह रही हो कि आप अकेले नहीं हैं, यह मुस्कान है आपके साथ। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।